हेलो बच्चों। आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है। बेसिकली अगर आप उसको वैसे समझे तो नर्वस सिस्टम के बारे में बात करने जा रहे हैं। नर्वस सिस्टम तो बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है अपनी बॉडी में। क्यों? क्योंकि वही सारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करता है, जैसा नाम है। तो मतलब कि कोई कोई भी काम हो रहा है बॉडी में, उसमें जितने भी ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं, तो उन सबका आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए और उनको कोई कंट्रोल करने वाला होना चाहिए, तभी तो वो काम ठीक से होगा। तो ये सारा काम नर्वस सिस्टम करता है। एक और सिस्टम है एंडोक्राइन, वो भी कोऑर्डिनेशन का काम करता है, पर आज हम मेनली नर्वस सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो एक एग्जाम्पल समझो। जैसे कि सपोज हम लोग जो है वो कर रहे हैं, एक्सरसाइज करने गए। अब एक्सरसाइज करने में क्या हुआ, मसल्स को एनर्जी की जरूरत पड़ी। एनर्जी की जरूरत पड़ी यानी ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए, ऑक्सीजन से ही तो एटीपी जनरेट होगा। तो उसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्वॉल्व हुआ। अब ऑक्सीजन कहाँ से आएगी? ब्लड से आएगी। तो जो है कार्डियक सिस्टम इन्वॉल्व हुआ, वो आउटपुट बढ़ाएगा, तभी तो ब्लड ज्यादा आएगा। फिर सर्कुलेटरी सिस्टम इन्वॉल्व हुआ, ब्लड वेसल डायलेट होंगी तब ज्यादा ब्लड पहुंचेगा। तो अब ये सारे चीजों का कोऑर्डिनेशन कौन करेगा? ये काम करेगा नर्वस सिस्टम। तो जो है बेसिकली ये कंट्रोल ऑफ द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी एंड कोऑर्डिनेशन ये करता है। एंडोक्राइन भी थोड़ा कोऑर्डिनेशन करता है थ्रू रिलीज ऑफ हार्मोन्स। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ठीक है। तो अब हम जब नर्वस सिस्टम पे आए, तो बेसिक यूनिट नर्वस सिस्टम की क्या होती है? एक न्यूरॉन होती है। न्यूरॉन वो सेल है बॉडी में जो बेसिक, मतलब विच इज द बेसिक यूनिट, जो सारे ऑर्गन्स नर्वस सिस्टम के जो भी पार्ट्स हैं वो बनाता है। ठीक है। अब इसको जो है, और साथ ही साथ ये कोई भी स्टिमुलाई आता है तो उसको सबसे पहले डिटेक्ट करता है, रिसीव करता है और फिर ट्रांसमिट करता है। तो ये सारा भी काम न्यूरॉन का है। ठीक है। अब जैसे वही बात आ जाती है कि जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है ह्यूमन, उसका ह्यूमन क्या मतलब एनिमल किंगडम का। तो जैसे लोअर एनिमल है, हाइड्रा है, उसमें खाली कुछ न्यूरॉन्स ही होते हैं। अब ऊपर और जाएं इंसेक्ट्स में, तो उसमें थोड़ा बहुत ब्रेन भी होता है, कुछ गैंग्लिया होते हैं, और न्यूरॉन्स तो होते ही हैं, न्यूरल टिश्यू। अब और डेवलपमेंट होता चला जाता है, तो और जो है ऑर्गेनाइजेशन होता चला जाता है। हमें कंसर्न है ह्यूमन नर्वस सिस्टम से। ठीक है। अगर हम ह्यूमन नर्वस सिस्टम को देखें तो इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। वन इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल मतलब जैसे कि बता रहा है ये बॉडी का सेंट्रल पार्ट में जो जो होगा, तो क्या क्या होगा? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। और दूसरा होगा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो जितनी भी नर्व्स हैं विच आर अटैच टू ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, वो आ जाएंगी। और वो नर्व्स दो तरह की होती है। एक तो जो कोई ऑर्गन है उससे नर्व गई टुवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, कोई मैसेज लेके, दैट इज नोन एज एफरेंट नर्व्स। और वापस सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ऑर्गन में गई जिससे एक्शन हो, दैट इज नोन एज इफरेंट नर्व। तो ये दो तरह के नर्व्स होती है इन दी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। आगे अगर हम देखें तो हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज द सोमैटिक नर्वस सिस्टम, जो कि वो नर्व जो कि उसमें जाती है, हमारे जो स्केलेटल मसल्स होते हैं, स्केलेटल मसल्स को जो नर्व सप्लाई करती है, दे आर फॉर्म पार्ट ऑफ द सोमैटिक नर्वस सिस्टम। और दूसरा है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, वो जो वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, विसरल ऑर्गन्स, और जो स्मूथ मसल्स को सप्लाई करती हैं, दे आर पार्ट ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। और इसी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, पैरासिम्पैथेटिक
एंड सिंपैथेटिक। अब इसके डिटेल में नहीं जाना है क्योंकि एनसीईआरटी में इतना ही दिया है, बस ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि पैरासिम्पैथेटिक इज पार्ट ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम या सिंपैथेटिक इज पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है। और इसी को एक हम जो ऑटोनॉमिक है उसको विसरल नर्वस सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि वो विसरा विसरा क्या होता है, इंटरनल ऑर्गन, उनको सप्लाई करता है। एंड इट इज मेड अप ऑफ, मतलब नर्व्स तो हैं ही, और इसके अलावा जो गैंग्लिया है और जो नर्वस टिश्यू है वो प्लेक्सस है, ये सब मिला के ऑटो विसरल नर्वस सिस्टम, मतलब विसरल नर्वस सिस्टम इज एन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और ऑलमोस्ट सेम। और इनमें भी जो भी है ये सोमैटिक और ऑटोनॉमिक, इनमें भी दोनों में एफरेंट कंपोनेंट और इफरेंट कंपोनेंट तो होगा ही। जो मसल से सीएनएस की तरफ गई वो एफरेंट, जो सीएनएस से वापस गई मसल की तरफ दे है इफरेंट। तो एफरेंट इफरेंट कंपोनेंट तो दोनों में होता है। तो इस तरह से हम लोग बेसिकली डिवाइड कर लेते हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम को। एक बार रिवाइज करते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो सेंट्रली लोकेटेड है, कंटेन्स ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो कि नर्व्स कमिंग फ्रॉम सीएनएस या गोइंग टू सीएनएस। Going to CNS, they are the afferent component. Coming from CNS are the efferent component. ठीक है। और इसमें इसको हम डिवाइड करते हैं सोमैटिक और ऑटोनॉमिक में। सोमैटिक जैसे नाम है, इट सप्लाइज द स्केलेटल मसल्स, ऑटोनॉमिक सप्लाइज द विसरल ऑर्गन्स एंड स्मूथ मसल। और ऑटोनॉमिक को ही हम एक पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक में भी डिवाइड कर सकते हैं। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को हम विसरल नर्वस सिस्टम भी कह लेते हैं, क्योंकि वो विसरा यानी कि जो विसरल ऑर्गन है उन्हें सप्लाई करता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। ये बेसिक ऑर्गेनाइजेशन है। अब हम चलते हैं टूवर्ड्स दी सेल्स। सेल्स जो होती हैं, एक तो न्यूरॉन होती हैं। दे इज द बेसिक यूनिट, इट दे आर द एक्साइटेबल सेल्स। क्यों होती है सब अभी मैं बाद में बताऊंगी। फिर एक नॉन एक्साइटेबल सेल्स भी होती हैं ब्रेन में या सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। जबकि ज्यादा रोल तो एक्साइटेबल का है, लेकिन नॉन एक्साइटेबल दे मेक अराउंड 50 या टू 55% ऑफ द टोटल सेल्स। तो मतलब ये जो है इनका रोल इतना नहीं है तो, लेकिन ये ज्यादा है इन नंबर एज कंपेयर टू द न्यूरॉन। तो हमें ज्यादा तो जानना नहीं है नॉन एक्साइटेबल सेल्स के बारे में, क्योंकि इट इज नॉट गिवन इन दी एनसीईआरटी। पर मैं मेनली बता रही हूँ नाम नाम, क्यों उसका कारण मैं अभी आप लोगों को बताती हूँ। तो इसमें चार तरह के सेल होते हैं। एक होता है एपेंडाइमल सेल विच सिक्रीट्स सीएसएफ, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। नाम जान लो बस, क्योंकि आगे जाके जब हम ब्रेन का वो पढ़ेंगे तो कहीं पे एक आध बार सीएसएफ का मेंशन आएगा। दूसरा है माइक्रोग्लाइल सेल्स। वो क्या होते हैं, जैसे ब्लड में मोनोसाइट होते हैं, मैक्रोफेजेस होते हैं। तो ये समझ लो ब्रेन के मोनोसाइट और मैक्रोफेजेस है, इसलिए इनका रोल वही रहेगा, विच इज फैगोसाइटोसिस। तीसरे होते हैं एस्ट्रोसाइट्स। एस्ट्रो मतलब होता है स्टार शेप, तो दीज आर स्टार शेप सेल्स एंड दे फॉर्म द ब्लड ब्रेन बैरियर। ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, बस नाम जैसे बता रहा है, जैसे एक तरफ ब्लड है, ब्लड वेसल है, एक तरफ ब्रेन है, तो इसके बीच में ये एस्ट्रोसाइट होगा, स्टार शेप सेल, जो कि हर चीज को ब्लड से ब्रेन में जाने से रोकेगा, बैरियर की तरह एक्ट करेगा। जो ये सब मैंने नॉन एक्साइटेबल बताया है वो इसके लिए बताया है खाली। जो अब मैं सेल बता रही हूँ दैट इज श्वान सेल, या उसको कहेंगे ऑलिगोडेंड्रोसाइट भी कहते हैं। ये हमें जानना जरूरी है क्योंकि इट फॉर्म्स द माइलिन शीथ। अभी हम जब आगे पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन पता चलेगा माइलिन शीथ क्या होती है, उसी के बेसिस पे माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं। इसलिए ये श्वान सेल इट इज टाइप ऑफ नॉन एक्साइटेबल सेल एंड इट फॉर्म्स द माइलिन शीथ। और ये दो क्यों है, क्योंकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो माइलिन शीथ बनाते हैं दे आर श्वान सेल्स, और जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बनाते हैं दे आर ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स। तो इसलिए हमने ये नॉन एक्साइटेबल सेल्स को डिस्कस किया बिकॉज ऑफ दिस श्वान सेल, ठीक है, या ऑलिगोडेंड्रोसाइट। अब हम आ जाते हैं टुवर्ड्स द एक्साइटेबल सेल और न्यूरॉन। इसका स्ट्रक्चर ध्यान से पढ़ना है।
न्यूरॉन। तो ये न्यूरॉन बेसिकली 3 पार्ट का बना होता है। एक तो डेंड्राइट, एक सेल बॉडी, या तो उसको कहते हैं साइटोन भी, या पेरिकैरियोन। कैरियन मतलब होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के आसपास। तो ये सेल बॉडी में न्यूक्लियस होता है, इसलिए इसको पेरिकैरियन भी कहते हैं, एंड एक्सॉन। ठीक है। अब हम इनको एक एक करके पढ़ते हैं। पहले हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं इसका। आप लोग प्लीज मेरे इस पे मत जाइएगा, गंदी मैं वो बना रही हूँ डायग्राम। अभी तो एक तो मुझे प्रैक्टिस भी नहीं, और मेरी ड्राइंग भी कोई खास अच्छी नहीं। तो आप लोगों को समझा दूं, मेन का बात यही है। टेढ़ा चला गया, जाने दो, इसकी मर्जी। तो ये क्या है? ये डेंड्राइट्स है। ये क्या काम करते हैं? दे रिसीव द सिग्नल जो भी आता है। कैसे क्या, ये अभी हम आगे बताएंगे। उसके बाद ये है सेल बॉडी। इसके अंदर ये न्यूक्लियस भी होता है, इसीलिए इसको पेरिकैरियन भी कहते हैं। और जो इसका साइटोप्लाज्म है, जिसे न्यूरोप्लाज्म भी कहते हैं, इसके अंदर छोटे छोटे ये ग्रेन्यूल्स होते हैं, और ये डेंड्राइट में भी होते हैं। एंड दीज आर नोन एज निसिल ग्रेन्यूल्स। ई फालतू में निसिल ग्रेन्यूल्स। और ये जब बाद में देखा गया तो पाया गया कि दीज आर बेसिकली राइबोसोम्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये बहुत पूछते हैं, इसलिए दिस इज इम्पोर्टेंट। व्हाट इज निसिल ग्रेन्यूल? दे आर, अरे, दे आर एक्चुअली राइबोसोम एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। अब ये जो लॉन्ग प्रोसेस है, which starts from here and ends here, this whole part is the axon। ठीक है। एक्सॉन के बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है। तो ये एक्सॉन की जो ये बॉडी है, ये आगे जाके ये बल्जिंग से वो निकल आते हैं, जिनको कि कहते हैं साइनेप्टिक नॉब्स। अभी खाली नाम जान लो, बाद में जब साइनेप्स के बारे में बात करेंगे तब इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। और इसके अंदर साइनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं। ये सब अभी हम साइनेप्स के बारे में बात करेंगे तब पता चलेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये कवर्ड होता है बाय माइलिन शीथ, एंड दिस इज डिसकंटिन्यूअस, ऐसे लगातार नहीं होती है। ठीक है। दिस इज माइलिन शीथ। और अभी मैंने आप लोगों को बताया कि माइलिन शीथ किससे बनती है? श्वान सेल से ना। अगर ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का न्यूरॉन है, मान लो, चलो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। श्वान सेल का न्यूक्लियस है, श्वान सेल। ठीक है, ये श्वान सेल है, एंड दिस इज फॉर्मिंग द माइलिन शीथ। तो अब अगर आप ये देखोगे तो ये माइलिन शीथ तो डिसकंटिन्यूअस है, इसके बीच में गैप है, जबकि श्वान सेल्स कंटिन्यूअस बैक टू बैक अरेंज्ड है। देयर इज सम पार्ट where only Schwann cells are present, myelin sheath is not present. That is known as node of Ranvier। स्पेलिंग देखना, रणवीर सिंह वाली रणवीर नहीं है, रैनवीर, ये साइंटिस्ट का नाम है। तो जब जहां नोड ऑफ रैनवीर होगा, वहां पे क्या होगा? माइलिन शीथ इज एब्सेंट, बट श्वान सेल या ओलिगोडेंड्रोसाइट आर प्रेजेंट।
ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर है एक न्यूरॉन का। एक बार रिवाइज करते हैं। 3 पार्ट बताए मैंने। डेंड्राइट, सेल बॉडी या साइटोन एंड एक्सॉन। ये हो गया डेंड्राइट। हाँ, मैं ये बताना भूल गई। डेंड्राइट द रिसीव द सिग्नल एंड अब सेल बॉडी का क्या काम है? सेल बॉडी takes that signal and processes it and converts it into impulse। ठीक है। तो ये है कन्वर्ट्स इट इनटू इम्पल्स। और तीसरा है एक्सॉन। एक्सॉन क्या का क्या वो है? इट ट्रांसमिट्स द इम्पल्स। इस सब के बारे में हम अभी पढ़ेंगे आगे। और ये जो साइटोप्लाज्म है सेल बॉडी का, इसके अंदर ये निसिल ग्रेन्यूल्स होते हैं which are made up of ribosomes and endoplasmic reticulum and they are also present in the dendrite। ये देख रहे हो डेंड्राइट में भी है। अब एक्सॉन की बात करें तो ये लॉन्ग ट्यूबुलर होता है विच टर्मिनेट्स इनटू नॉब्स नोन एज साइनेप्टिक नॉब्स। अभी बाद में इनके बारे में बात करेंगे। और ये कवर्ड होता है बाय माइलिन शीथ विच इज डिसकंटिन्यूअस। बीच बीच में गैप होता है ये। और इसके ऊपर आते हैं श्वान सेल या ओलिगोडेंड्रोसाइट विच आर कंटिन्यूअस बैक टू बैक अरेंज्ड। So there is a part, this part in the axon which contains no myelin sheath but contains Schwann cell or oligodendrocyte and that area is known as node of Ranvier। इतना आप लोगों को स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। अब हम ये बात करते हैं कि ये कैसे नर्व इम्पल्स को लेता है और ट्रांसमिट करता है और जो है मतलब सिग्नल को लेता है और उसको नर्व इम्पल्स में कन्वर्ट करता है और ट्रांसमिट करता है। ठीक है। अच्छा, इधर एक बात समझ लो। जो एक्सॉन दो तरह के एक्सॉनिक न्यूरॉन दो तरह के होते हैं, माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड। बताया ना मैंने कि जिनमें ये माइलिन शीथ हो नहीं, मतलब माइलिन शीथ होगी नहीं होगी लेकिन शॉन सेल होंगे, है ना? दैट इज नॉन माइलिनेटेड। नो माइलिन शीथ but Schwann cell या oligodendrocyte is there. This is known as non-myelinated and it is found in the autonomous nervous system and visceral nervous system तो और somatic। जो भी ऑटोनॉमस नहीं ऑटोनॉमिक, पता नहीं आज क्या हो। मैंने बताया था ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो जो ऑटोनॉमिक और सोमैटिक नर्वस सिस्टम है इसमें नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। और माइलिनेटेड तो वही हुए जिनमें श्वान सेल भी है और माइलिन शीट भी है, दोनों प्रेजेंट है। एंड दिस इज फाउंड इन दी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मतलब कि जो भी नर्व्स ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को जा रही हैं तो वो उनमें जो न्यूरॉन्स होते हैं दे आर माइलिनेटेड। और जो नर्व जाती है दे आर नोन एज क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व। जो ब्रेन को जा रही है वो क्रेनियल और जो स्पाइनल कॉर्ड को जा रही है वो स्पाइनल नर्व्स। तो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स आर फाउंड इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम whereas non-myelinated are found in peripheral nervous system, autonomic and somatic nervous system। ठीक है। अब एक और वो है टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। मतलब वो भी था टाइप लेकिन ये एवोल्यूशन के हिसाब से। एक तो होता है मल्टीपोलर, वो तो जो अभी हमने देखा विच हैज वन एक्सॉन मेनी डेंड्राइट्स। ठीक है। ये तो हमने जो अभी देखा सब सारे उसमें है ही, ब्रेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम है सब जगह। फिर होता है बाईपोलर, इसमें वन एक्सॉन एंड वन डेंड्राइट एंड दिस इज फाउंड इन द रेटिना ऑफ द आई। ठीक है। ये जो इतने सारे डेंड्राइट है, इतने सारे ना होके खाली एक ही डेंड्राइट होगा, ये इतने सारे नहीं होंगे। ठीक है। और एक होता है यूनिपोलर। यूनिपोलर में ओनली वन एक्सॉन, नो डेंड्राइट।
और ये एम्ब्रियोनल स्टेज में होता है, जब बच्चा डेवलप हो रहा होता है एम्ब्रियो, तब ये ऐसा होता है, फिर धीरे धीरे करके ये मल्टीपोलर बन जाता है। ठीक है, तो ये टाइप्स हो गए अकॉर्डिंग टू एवोल्यूशन, और एक टाइप्स हो गए बीइंग माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसका, जेनरेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, काफी क्वेश्चंस आते हैं, और दूसरा थोड़ा समझने की भी बात है। अभी हम जो न्यूरॉन है, इसको हम एक्साइटेबल सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि इवन इन द रेस्टिंग कंडीशन इसमें एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है मेम्ब्रेन में। ये रेस्टिंग है, यहाँ पे भी एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है मेम्ब्रेन में, एंड दैट इज नोन एज रेस्टिंग एक्शन पोटेंशियल। अब ये क्यों होता है? दैट इज क्योंकि ये जो मेम्ब्रेन है, इस इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ आयंस को तो अलाउ करेगी इधर से उधर जाना, और कुछ को नहीं करेगी। अब नॉर्मल कोर्स में आप लोगों को पता है कि इंट्रा सेलुलर जो होता है वो पोटेशियम सबसे ज्यादा होता है, और एक्स्ट्रा सेलुलर जो होता है वो सोडियम सबसे ज्यादा होता है। अभी क्या है रेस्टिंग कंडीशन में, ये सोडियम को बाहर से अंदर नहीं आने देती। ठीक है, जबकि पोटेशियम को के लिए परमिएबल है, तो बाहर जाने देती है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स भी होते हैं, उनको भी ये बाहर नहीं जाने देती। तो अभी क्या हुआ, सोडियम अंदर नहीं आ पा रहा है, और जो है पोटेशियम बाहर जा रहा है। इसके अलावा नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन भी अंदर है, तो नेट रिजल्ट क्या हुआ, अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज हो गया और बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज हो गया। समझ में आया? सेलेक्टिवली परमिएबल टू पोटेशियम इन द रेस्टिंग स्टेज, impermeable to sodium and negatively charged protein। तो अब ये मैंने बताया ना कि रेस्टिंग कंडीशन में भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है, यानी कि इनसाइड इज नेगेटिवली चार्ज, आउटसाइड इज पॉजिटिवली चार्ज, इतना होता है अराउंड -70 मिलीवोल्ट इज द रेस्टिंग एक्शन एक्शन पोटेंशियल। इसीलिए न्यूरॉन्स को एक्साइटेबल सेल भी कहते हैं। अब ये तो था ही, इसके ऊपर एक सोने पे सुहागा और क्या है, एक यहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप होता है, वो भी रेस्टिंग स्टेट में क्या करता है, 3 सोडियम बाहर भेजता है और 2 पोटेशियम अंदर लेता है। पहले यहाँ सोडियम की कमी थी, अंदर आने नहीं दिया जा रहा था, ऊपर से जितना भी था उसको भी ये सोडियम पोटेशियम पंप बाहर भेज देता है, 3 सोडियम बाहर और 2 पोटेशियम अंदर। तो ये और ये नेगेटिव चार्ज जो है पोटेंशियल डिफरेंस बनाने में मदद करता है। सो दिस इज द रेस्टिंग स्टेट। रेस्टिंग स्टेट में जो एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है विच forms the resting action potential, that is because of selective permeability of the membrane। अब हम देखते हैं कि कोई स्टिमुलाई आया तो क्या हुआ। इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। सपोज ये ए पार्ट है और ये बी पार्ट है। अभी रेस्टिंग स्टेट में ये स्थिति है, ये नेगेटिव चार्ज है, सीधा कर लो लेफ्ट राइट। चलो, रेस्टिंग स्टेट में ये इनसाइड इज नेगेटिवली चार्ज एंड आउटसाइड इज पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, अब देखो कोई स्टिमुलाई आया, स्टिमुलाई आया। अभी रेस्टिंग स्टेट में तो सेलेक्टिव परमेबिलिटी थी, सोडियम को अंदर नहीं आने दे रहे थे। तो जो ये स्टिमुलाई आया, इसने जो इसकी सेलेक्टिव परमेबिलिटी थी उसको चेंज कर दिया। उससे क्या हुआ, सोडियम अंदर आना अलाउड हो गया, सोडियम की एंट्री अंदर होने लग गई।
और इसी के साथ क्या हुआ, जो ये सोडियम पोटेशियम पंप था, ये इनएक्टिव हो गया। तो जो सोडियम ये बाहर फेंक रहा था वो नहीं फेंक पा रहा और बाहर से भी अंदर आ रहा है। तो जब ऐसा होगा तो रिवर्सल ऑफ चार्ज हो जाएगा। अब सोडियम पॉजिटिवली चार्ज अंदर आया तो वो लगा लूं चार्जर। ठीक है, तो मैं बता रही हूँ जब स्टिमुलाई आया तो ये जो परमेबिलिटी चेंज हुई, सोडियम अंदर आ गया, उससे ये वो भी चेंज हो गया, चार्ज अंदर पॉजिटिव हो गया, बाहर नेगेटिव हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि अब ये पार्ट ऑफ द एक्सॉन मतलब न्यूरॉन ये पोलराइज हो गया। दिस इज नोन एज अ पोलराइज स्टेट व्हेन चार्जेस आर रिवर्स्ड। अब जो है ये तो पोलराइज हो गया क्योंकि यहाँ स्टिमुलाई आया। जो इसके आगे का है वो तो अभी भी रेस्टिंग स्टेट में है, तो वो भी अभी इस स्थिति में है। अब आप लोग जानते हो कि करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा उसमें फिजिक्स में। तो अब ये क्या होगा, ये यहाँ पॉजिटिव से बी पार्ट में, नेगेटिव इधर जाएगा और बाहर पॉजिटिव टू नेगेटिव यहाँ आएगा। तो जब ये यहाँ से पॉजिटिव आया तो नेट रिजल्ट क्या हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, यानी कि ये भी पोलराइज्ड हो गया बी पार्ट। तो ये जो पोलराइज स्टेट थी ये मतलब इम्पल्स जनरेट हो गई एंड दिस इम्पल्स is now transferred from A to B and this becomes polarized। और इस तरह से ये नर्व इम्पल्स along the length of the axon ट्रांसमिट होती चली जाती है। अब ये ऐसा तो है नहीं कि ये पोलराइज स्टेट में ही रहेगा। तो क्या होता है, ये जो सेलेक्टिव परमिबिलिटी सोडियम के लिए होती है ये बहुत शॉर्ट लिव्ड होती है, मतलब बहुत कम देर के लिए होती है। तो अभी क्या होगा कि ये फिर सोडियम के लिए परमिबिलिटी खत्म हो जाएगी आफ्टर सम टाइम। ये फिर सोडियम का अंदर आना बंद कर देगा। जब अंदर आना बंद कर देगा तो अगेन वही रेस्टिंग वाली स्थिति आ जाएगी एंड अगेन दिस पार्ट ऑफ द न्यूरॉन इज रेडी टू टेक अ स्टिमुलाई, दैट मीन्स इट हैज बीन रीपोलराइज्ड एंड देन इट इज रेडी टू टेक अनदर स्टिमुलाई। अच्छा, यहाँ मैं बताना भूल गई, जब ये रिवर्सल हुआ और पोलराइजेशन हुआ, ये पॉजिटिव हो गया, तो ये जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुई दैट इज नोन एज अ, वो तो रेस्टिंग एक्शन पोटेंशियल थी, ये एक्शन पोटेंशियल एंड अंदर पॉजिटिव हो गई, इट इज इन द रेंज ऑफ 30 मिली वोल्ट। ठीक है, तो पहले वो रेस्टिंग में भी एक्शन पोटेंशियल थी बट उसकी जो उल्टी बन गई आफ्टर अराइवल ऑफ स्टिमुलस, दैट इज एन एक्शन पोटेंशियल ऑफ 30 मिली वोल्ट। तो आप लोगों को ये बात समझ में आई? एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है, तो ये थोड़ा टिपिकल भी है। देखो, शुरुआत से देखो, जो न्यूरॉन होता है उसको हम एक्साइटेबल सेल कहते हैं। क्यों? क्योंकि रेस्टिंग कंडीशन में भी उसकी मेम्ब्रेन के में एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है, यानी कि उसके में चार्ज अंदर बाहर अलग अलग होते हैं एंड दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज रेस्टिंग एक्शन पोटेंशियल। और ये क्यों होता है? दैट इज बिकॉज ऑफ सेलेक्टिव परमिएबिलिटी ऑफ दिस मेम्ब्रेन। और वो क्या होती है रेस्टिंग स्टेट में? दैट इट इज परमिएबल टू सोडियम पोटेशियम बट नॉट परमिएबल टू सोडियम एंड नॉट परमिएबल टू नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन। तो पोटेशियम इज एन इंट्रा सेलुलर आयन, वो तो बाहर चला जाएगा, पर जो सोडियम एक्स्ट्रा सेलुलर आयन है वो अंदर नहीं आएगा। इसी के साथ इसकी मेम्ब्रेन में एक सोडियम पोटेशियम पंप होता है, तो जो थोड़ा बहुत सोडियम अंदर है उसको भी वो बाहर पुश करता है, 3 सोडियम आउट एंड 2 पोटेशियम इन। द नेट रिजल्ट इज अ नेगेटिवली चार्ज इनसाइड एंड पॉजिटिव चार्ज आउटसाइड द मेम्ब्रेन एंड दैट इज अ रेस्टिंग एक्शन पोटेंशियल ऑफ द रेंज ऑफ -70 मिलीवोल्ट। ये तो रेस्टिंग स्टेट हो गई, लेकिन तब भी ये चार्ज्ड है। अब स्टिमुलाई आया, स्टिमुलाई आने से क्या हुआ, जो ये सेलेक्टिव परमिएबिलिटी थी वो जो है खत्म हो गई। तो अब सोडियम को इसने अंदर आने दिया और इसी के साथ जो ये नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स थे ये भी बाहर जाने लग गए। ठीक है,
और जो सोडियम पोटेशियम पंप था इसको इनएक्टिव कर दिया। तो ये जो सोडियम को बाहर भेज रहा था वो भी नहीं जा रहा। तो नेट रिजल्ट अंदर सोडियम ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया तो रिवर्सल ऑफ चार्ज हो गया, यानी कि अंदर पॉजिटिव हो गया बाहर नेगेटिव हो गया। एंड दिस इज नोन एज एक्शन पोटेंशियल विच इज जनरेटेड ड्यू टू स्टिमुलाई। और इस स्थिति में हम क्या कहेंगे कि न्यूरॉन इज इन अ पोलराइज स्टेट। अब जब ये पोलराइज हो गया तो ये इम्पल्स जनरेट हो गई, अब इसको हम आगे ट्रांसफर करेंगे। ये ए पार्ट तो पोलराइज हो गया, बी पार्ट तो अभी रेस्टिंग में ही है, लेकिन अब करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये करंट बी पार्ट में यहाँ फ्लो करा इन दी इनसाइड एंड आउटसाइड ये। जब पॉजिटिव यहाँ आ गया तो इसका भी चार्ज रिवर्सल हो गया, यानी कि ये भी पोलराइज्ड हो गया। और इस तरह से इम्पल्स जो है ए से बी आगे 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 थ्रू आउट द लेंथ ट्रांसमिट होती रहती है। ठीक है। और अब ये ऐसा तो रहेगा नहीं, इसको फिर दोबारा स्टिमुलाई आए उसके लिए भी तो तैयारी करनी होगी। तो ये जो सेलेक्टिव परमेबिलिटी सोडियम के लिए थी ये बहुत थोड़ी देर के लिए होती है, अब वापस ये सोडियम के लिए इम्परमिएबल हो गया तो सोडियम ने फिर अंदर जाना बंद कर दिया। अगेन यही वाला चार्ज वापस आ जाएगा। दैट मीन्स this part has become repolarized, or again this is ready to take the stimuli, and in this way nerve impulse is received and transmitted। ठीक है। इसको आप लोग एक बार अच्छे से पढ़िएगा बुक से भी और याद करिएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो कमेंट सेक्शन में डालिएगा, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट अगेन। ठीक है। मैं बहुत लंबे लेक्चर नहीं बनाती क्योंकि मेरे लेक्चर कौन सुनेगा इतने लंबे लंबे, जब इतने सारे अन अकेडमी और सब तरह तरह के हैं। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ प्रिसाइज जितना एनसीईआरटी में दिया उतना ही अपनी तरीके से बता पाऊँ। तो मैंने कोशिश करी है, अगर आप लोगों को ना समझ में आया हो तो प्लीज बताइए। अब क्या है कि यहाँ से ट्रांसमिट तो होती चली गई इम्पल्स, आखिर जाके कहीं तो खत्म होगी, दैट इज एट दिस साइनेप्टिक वेसिकल या साइनेप्टिक नॉब। अब देखें ये पहुंचती है यहाँ तो क्या होता है, तो जो साइनेप्स होता है, साइनेप्स का मतलब होता है जंक्शन। तो ये जंक्शन बनता है बिटवीन टू न्यूरॉन्स, ट्रांसमिट हो के इम्पल्स यहाँ आ गई। ये देखो ये साइनेप्टिक नॉब का मैंने एक बड़ा पोर्शन बना दिया। ठीक है। और यहाँ पे दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट है। ठीक है। तो दिस जंक्शन इज नोन एज साइनेप्स, और दिस साइनेप्स इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स। ये जो नॉब है इसकी जो मेम्ब्रेन है दैट इज नोन एज प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। ठीक है। और ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट जो एरिया बिटवीन द टू न्यूरॉन्स, और ये जो डेंड्राइट की मेम्ब्रेन है ये साइनेप्स के बाद आ रही है। सो दिस इज पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, और ये तीनों मिलके साइनेप्स बनाते हैं। क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज अ साइनेप्स, व्हाट इज साइनेप्स मेड अप ऑफ। साइनेप्स इज मेड अप ऑफ प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन विच इज अ पार्ट ऑफ द axon, then the synaptic cleft which is a space between two neurons, and a postsynaptic membrane which is made up of dendrite of the next neuron। ठीक है। समझ रहे हो। तो अब ये जो साइनैप्स है ये भी दो तरीके का होता है, एक होता है इलेक्ट्रिकल साइनैप्स एंड दूसरा होता है केमिकल। इलेक्ट्रिकल तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है कि जो ये एक है साइनेप्टिक नॉब, और ये क्लोज होते हैं इसके दोनों न्यूरॉन, और ये है दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट, है ना। तो ये जो इसके बीच की स्पेस है तो इसमें एक ब्रिज सा बना होता है दैट इज नोन एज गैप जंक्शन। गैप जंक्शन, तो ये एक तरह से ब्रिज जैसा हो गया। तो इसमें तो डायरेक्ट ये जो इम्पल्स है डायरेक्ट एक से दूसरे में थ्रू दिस ब्रिज चली जाएगी। सो इट इज जस्ट लाइक अ सिंगल न्यूरॉन है। तो ये दूसरा, ये पहले न्यूरॉन का एक्सॉन है, ये दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट है, लेकिन एक कंटिन्यूअस चली गई। सो इट एक्ट जस्ट लाइक अ सिंगल न्यूरॉन। तो इसमें एक तो फास्टर कंडक्शन होता है, और दूसरा जो होता है ये इसमें प्री एंड पोस्ट साइनेप्टिक जो ये दे आर क्लोजली प्लेस्ड मेम्ब्रेन्स ऑफ द टू न्यूरॉन्स। ये तो पहले न्यूरॉन की है, ये दूसरे न्यूरॉन की है। ठीक है।
बट ये बहुत हार्डली रेयरली प्रेजेंट होता है इन दी बॉडी। ठीक है, जो मेन होता है वो क्या होता है, दिस केमिकल। और ये केमिकल वाला, एज द नेम सजेस्ट, थ्रू केमिकल्स होता है। क्या होता है इसमें? ये जो नॉब है, ये जो एक्सॉन का टर्मिनल है, यहाँ पे मैंने बताया साइनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं, और इन साइनेप्टिक वेसिकल्स में बड़े भरे होते हैं केमिकल्स, विच आर नोन एज न्यूरो। ठीक है, अब जब कोई स्टिमुलाई आया तो क्या होता है, ये जो साइनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं, ये थी साइनेप्टिक वेसिकल, ये जाके जो ये प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, ये प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, इससे अटैच हो जाता है, यहाँ अटैच हो जाएंगे। तो इसके जो ये सिक्रीशंस हैं, ये इसको खाली कर देगा, तो ये सिक्रीशंस रिलीज हो जाते हैं इन साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ये जो न्यूरो हैं, जैसे आप लोगों ने पढ़ा था मसल्स वाले में, एसिटाइल कोलिन था एक न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे, दैट वाज आल्सो न्यूरोट्रांसमीटर। इस तरह के कई सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, डोपामीन होता है उस सब से, तो ये यहाँ रिलीज हो जाते हैं। अब जो ये पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, यानी कि जो दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट है, इसके मेम्ब्रेन पे, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे, यहाँ पे ये रिसेप्टर्स होते हैं इसके लिए, और दी न्यूरोट्रांसमीटर। तो क्या हुआ, ये ये जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं, ये जाके यहाँ पे अटैच हो गए एट दी रिसेप्टर्स। और जैसे ये जाके अटैच हुए, तो दे एक्ट एज स्टिमुलाई, और फिर क्या शुरू हो जाएगा, यही सारा कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, और नर्व इम्पल्स जनरेट हो जाएगी और ट्रांसमिट हो जाएगी। इस तरह से ये केमिकल साइनैप्स में ट्रांसमिट होती है, केमिकल साइनैप्स में। इसमें इसमें क्या फर्क हुआ, ये तो फास्टर था क्योंकि कंटिन्यूअस हो गया, ये स्लोअर होगा, और दूसरा इसमें जो गैप होगा ज्यादा होगा, है ना, तो दे आर नॉट दैट क्लोजली प्लेस्ड, फार प्लेस्ड। But most of the new junctions synapses in the body are chemical synapses only. तो आप लोग समझ गए, ये साइनैप्स का मतलब हो गया जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स, एंड इट इज ऑफ टू टाइप, इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल। इलेक्ट्रिकल, और ये बनता कहाँ से है? जो पहला न्यूरॉन है उसका जो एक्सॉन है, उसकी मेम्ब्रेन से, द प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। फिर जो दूसरा न्यूरॉन है उसके डेंड्राइट से, द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, और उन दोनों के बीच में जो गैप है वो साइनेप्टिक क्लेफ्ट। तो जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है उसमें तो एक ये ब्रिज सा प्रेजेंट होता है, द गैप जंक्शन, जिसके थ्रू ये डायरेक्ट इम्पल्स ट्रांसमिट हो जाती है, इसलिए इट इज फास्टर कंडक्शन, बट इट इज रेयरली प्रेजेंट इन द बॉडी। जो मेन है केमिकल, और यही डायग्राम आपके एनसीईआरटी में भी दिया है, तो लेबलिंग को भी आ सकता है। तो ये जो एक्सॉन का टर्मिनल है, जो इसका फूला हुआ पार्ट है, इसमें ये साइनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं, विच कंटेन न्यूरो। तो जब स्टिमुलाई आता है, तो ये न्यूरोट्रांसमीटर जाके प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से फ्यूज हो जाते हैं, और ये न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज कर देते हैं इन दी साइनेप्टिक क्लेफ्ट। तो ये पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, इस पे ये रिसेप्टर्स होते हैं इसके लिए, वो इसको फट से ले लेते हैं, एंड देन इट एक्ट्स एज अ स्टिमुलाई, और फिर वो नर्व इम्पल्स जनरेट करके ट्रांसमिट करता चला जाता है। इस तरह से ट्रांसमिशन थ्रू दी साइनेप्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में होता चला जाता है। अब क्योंकि ये इस तरह से हो रहा है, इट इज स्लोअर, ये एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के बीच में थोड़ी दूरी होती है, बट मोस्टली यही टाइप का ट्रांसमिशन होता है। तो अभी इस लेक्चर के लिए मैं इतना ही दे रही हूँ, क्योंकि अगले लेक्चर से हम लोग पार्ट ऑफ द ब्रेन पूरा और डिस्कस करेंगे। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें काफी क्वेश्चंस आते हैं, हम लोग वो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। समझने वाली बात यही है, कैसे नर्व इम्पल्स को रिसीव करते हैं और उसके बाद उसको ट्रांसमिट करते हैं। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चंस। खुल जाओ भाई, मेरा कंप्यूटर भी स्लो है। देखो,
Select the incorrect statement. Membrane of presynaptic and postsynaptic neuron are in close proximity in an electrical synapse. सही है ये तो. Electrical current can flow directly from one neuron into another across electrical synapse. सही है. Chemical synapses use neurotransmitter. ये भी सही है. Impulse transmission across a chemical synapse is always faster than across. ये गलत है ना. केमिकल में स्लोअर होता है. दूसरा क्वेश्चन. सो इसका आंसर हो गया डी. दूसरा, निसेल बॉडीज आर मेनली कंपोज्ड ऑफ, मैंने क्या बताया था, राइबोसोम एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ना. तो इसका आंसर हो गया डी. माइलिन शीट मैंने बताई थी किससे बनती है, श्वान सेल एंड ओलिगोडेंड्रोसाइट. तो इसका आंसर हो गया अगेन डी. रिसेप्टर साइट फॉर न्यूरो ट्रांसमीटर आर प्रेजेंट ऑन, रिसेप्टर साइट किस पे होती है, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे होती है ना. तो इसका आंसर है सी. अब आगे, मोस्ट अबंडेंट इंट्रासेलुलर कैटायन क्या था, पोटेशियम था ना. इसका आंसर हो गया बी. अब ये डायग्राम में आइडेंटिफाई करेक्टली एटलीस्ट 2 ऑफ ए टू डी. ए न्यूरोट्रांसमीटर ये तो है नहीं, ये तो रिसेप्टर है. बी साइनेप्टिक क्लेफ्ट ये तो सही है लेकिन ये गलत है. फिर सी न्यूरोट्रांसमीटर, सी तो साइनेप्टिक वेसिकल है, ये भी नहीं. अब ए रिसेप्टर ये सही है और सी साइनेप्टिक वेसिकल ये सही लग रहा है. तो इसका ऑप्शन हो गया सी. सेम फिगर shows an axon terminal. Select the regarding identification of A to D. ए एक्शन पोटेंशियल, भैया ये तो एक्सॉन टर्मिनल है, गलत हो गया. बी न्यूरोट्रांसमीटर ये तो सही है और डी रिसेप्टर कैप्सूल नहीं भाई, ये तो साइनेप्टिक वेसिकल है. अब इसमें देखो सी रिसेप्टर, डी साइनेप्टिक वेसिकल, ये सही है ना. अगेन इसका आंसर हो गया सी. ठीक है, डायग्राम याद रखोगे तो ये सब क्वेश्चन कर लोगे. आगे चलते हैं. व्हेन अ न्यूरॉन इज इन रेस्टिंग स्टेट दैट इज नॉट कंडक्टिंग, तो उस समय क्या होता है, कंपैरेटिवली मोर परमिएबल टू सोडियम. एक्सोनल मेम्ब्रेन नहीं भाई, पोटेशियम के लिए होती है. इक्वली परमिएबल नहीं, ऐसा भी नहीं होता. इम्परमिएबल टू बोथ सोडियम पोटेशियम ऐसा भी नहीं. कंपैरेटिवली मोर परमिएबल टू पोटेशियम ये सही है ना, नियरली इम्परमिएबल टू सोडियम. तो इसका आंसर हो गया डी. अब ये अभी से आ गया. चलो, अल्जाइमर डिजीज इज एसोसिएटेड विद डेफिशिएंसी ऑफ एसिटाइल कोलिन होती है भाई. ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, डोपामाइन, एसिटाइल कोलिन, गाबा, ये सब न्यूरोट्रांसमीटर है. अभी तो बताया नहीं है, फिर भी अब दे दिया है. तो इसमें जो न्यूरोट्रांसमीटर कम होता है वो होता है एसिटाइल कोलिन. तो इसका आंसर है बी. अब अगला, ड्यूरिंग द प्रोपोगेशन ऑफ अ नर्व इम्पल्स एक्शन पोटेंशियल रिजल्ट्स फ्रॉम मूवमेंट ऑफ पोटेशियम. ये देखो, जब प्रोपोगेशन के टाइम, मतलब रेस्टिंग स्टेट नहीं है, पोटेशियम आयन फ्रॉम इंट्रासेलुलर फ्लूइड टू एक्स्ट्रासेलुलर नहीं, उस समय सोडियम के लिए परमेबिलिटी बढ़ जाती है ना. तो सोडियम आयन फ्रॉम एक्स्ट्रासेलुलर टू इंट्रासेलुलर, तो इसका बी ही होना चाहिए. बाकी दो ऑप्शंस भी देख लेते हैं. पोटेशियम आयन फ्रॉम एक्स्ट्रा, पोटेशियम तो एक्स्ट्रा सेलुलर में कम ही होते हैं, सोडियम इंट्रासेलुलर में कम होते हैं. तो उसका आंसर ये बी हो गया. सोडियम ही तो मूव करते हैं जब एक स्टिमुलाई आता है फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर टू इंट्रासेलुलर. तो इसका आंसर हो गया बी. आगे देखें 22. ड्यूरिंग ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स थ्रू अ नर्व फाइबर, पोटेंशियल ऑन द इनर साइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैज विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज. पहले क्या था, पहले तो नेगेटिव था ना, क्योंकि सोडियम बाहर था, अंदर आने नहीं दिया जा रहा था. तो पहले नेगेटिव, तो जो फर्स्ट पॉजिटिव आने तो हटाई दो. अब पहले नेगेटिव फिर पॉजिटिव हुआ और फिर कंटिन्यू टू बी पॉजिटिव, ऐसा रहेगा तो फिर दोबारा इंपल्स कैसे ली जाएगी. तो फर्स्ट नेगेटिव, देन पॉजिटिव एंड अगेन बैक टू नेगेटिव. सो डी इज द आंसर. Which one of the following does not act as a neurotransmitter? Cortisol, epinephrine, acetylcholine, norepinephrine. Cortisol नहीं होता भाई, cortisol is a hormone. पार्किंसन भी यहीं आ गई, अभी सारा कर लेंगे. चलो, Parkinson's disease characterized by tremors and progressive rigidity of limbs is caused by degeneration of brain neurons that are involved in movement control and make use of neurotransmitter. तो पार्किंसंस में डोपामीन की कमी होती है. अभी आप लोग ऐसे देख लो, आगे जब इसके डिसऑर्डर्स बताएंगे तब बताएंगे. ठीक है, अब 25th क्वेश्चन पे चलें. इन द रेस्टिंग स्टेट अगेन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इफ अलाउड वुड ड्राइव. रेस्टिंग स्टेट में क्या होता है, सोडियम को अंदर आने देगा ना. अगर अलाउ कर देंगे, अलाउ ही नहीं होता, लेकिन अगर अलाउ कर देंगे इफ अलाउड, तो सोडियम को अंदर आने देगा. What used to be described as Nissan granule is identified as ribosome. तो इसका आंसर हो गया सी. Which of the following statement is correct for node of Ranvier?
Neurulima is discontinuous, myelin sheath is discontinuous, both neurulima and myelin sheath are discontinuous, covered by myelin sheath. नोड ऑफ रैनविल में माइलिन शीथ तो होती नहीं है, तो माइलिन शीथ इज डिसकंटिन्यूअस, यही होगा ना। डीपोलराइजेशन ऑफ एक्सोलेमा ड्यूरिंग नर्व कंडक्शन टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ, डीपोलराइजेशन किस लिए होता है, सोडियम अंदर आने लगता है ना, सोडियम मूव इनसाइड एंड पोटेशियम मोर आउटसाइड, इसका आंसर हो गया बी, है ना। आगे, जंक्शन बिटवीन एक्सॉन ऑफ वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट ऑफ नेक्स्ट इज कॉल्ड साइनैप्स ना, डी हो गया। विच ऑफ फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन, ए हो गया। निसेल ग्रैन्यूल अगेन मेड अप ऑफ राइबोसोम, सी। तो अगर आप लोग समझ लोगे, डायग्राम समझ लोगे एक तो साइनैप्स का और कंडक्शन, तो सब क्वेश्चंस आसान हो जाएंगे। तो इस तरह से आप लोग समझ के करिए, होपफुली हो आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया हो या कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में डालिएगा, और प्लीज अगर कोई सजेशन हो दीजिएगा। मेरा पिछला लेक्चर बहुत कम लोगों ने देखा, आई डोंट नो व्हाट इज द प्रॉब्लम, अगर आप लोग बताएंगे तभी तो मैं सॉल्व कर पाऊंगी। तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा अपनी प्रॉब्लम, एंड like, share and subscribe my channel. Thank you.